हम बात कर रहे थे पुंदानी के विकास के बारे में हमने बात कर चुके थे और पुंदानी शाखा के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। ये पिछली स्लाइड में देखिए आप, ये शाखा के बारे में बता चुका हूँ पहले वीडियो में। इसका एलएस है, पत्ती के कक्ष से पुंदानी का निर्माण होता है और जिस कोशिका से पुंदानी बनती है उसे कहते हैं सुपरफिशियल सेल। इसके द्वारा एंथ्रेडियन इनिशियल सेल बनती है और उससे निर्माण होता है पुंदानी का। अब हम बात करते हैं पुंदानी की संरचना के बारे में। पुंदानी एक जो है एक गोलीय संरचना है और इसका जो व्रंत है वो 2-4 पंक्तियों में का बना होता है, 2-4 पंक्तियों का बना होता है और व्रंत जो लंबा होता है संकरा होता है। और पुंदानी में जो जैकेट है वो एक स्तरीय जैकेट पाया जाता है। देखिए आप यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेयर है, इसके कहते हैं जैकेट। और ये यहाँ से यहाँ तक ये है व्रंत, लंबा व्रंत यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है पुंदानी शाखा की ब्रांच, ये पुंदानी ब्रांच एंथ्रेडियल और इसके कक्ष से बनती है पुंदानी। यहाँ पे एंथ्रेडियल ब्रांचेस बताई गई हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप। और इस तरह से यहाँ बनती है पुंदानियाँ। ये एक को यहाँ बताई गई है, ये ब्रांच है और इसके कक्ष में निर्माण हो रहा है पुंदानी का। तो इसका बड़ा सेक्शन ये यहाँ पे दिखाया गया है। चारों ओर जैकेट पाया जाता है। इसके अलावा जो पुंदानी के अंदर अनेक पूर्व पुंगणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी एंड्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इनके कायांतरण से एक पुंगणु या एक नर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके माइक्रोस्कोप से लिए गए सेक्शन में, ये यहाँ पे जैकेट और इसके अंदर भरी हुई है यहाँ पे एंड्रोसाइट सेल्स। इनके द्वारा निर्माण होता है इस तरह के पुंगणु का। पुंदानी का स्फुटन जो होता है उसके लिए जल का होना अनिवार्य होता है। परिपक्व पुंदानी के जैकेट की शीर्ष कोशिकाएं जल को करती अवशोषित और फूल जाती हैं तथा शीर्ष भाग कई सारे कपाटों में टूट जाता है। अनेक जो वाल है इरेगुलर वाल्स में टूट जाता है। कपाट पीछे की ओर मुड़ जाते हैं जिससे जो पूर्व पुंगणु कोशिकाएं हैं या एंड्रोसाइट सेल्स हैं वो बाहर आ जाती हैं और इनकी भित्ति के टूटते ही या विघटित होते ही पुंगणु मुक्त हो जाते हैं और जल में लगातार तैरते रहते हैं। इस तरह से ये होता है यहाँ पे पुंदानी का स्फुटन। अब हम बात करते हैं स्त्रीदानी शाखाओं की, आर्केगोनियल ब्रांचेस की। स्त्रीदानी शाखाएं पुंदानी शाखाओं की तुलना में छोटी होती हैं और बड के समान होती है, यानी कलिका के समान होती है। इनकी पत्तियां अथवा सपत्र पत्तियों की जो सामान्य पत्तियां हैं स्पैग्नम की, उनकी तुलना में आकार में बड़ी होती हैं। और शाखा के शीर्ष पर स्त्रीदानियों का समूह इन सपत्रों द्वारा परिबद्ध रहता है, कवर्ड रहता है उन्हें, और इनको कह सकते हैं हम पेरिचिटियल लीव्स, यानी परिलिंगदानी पत्तियां। परिलिंगदानी कहते हैं इसको, पेरिचिटियल लीव्स। ये देखिए यहाँ पे ये जो सारे यहाँ पे दिखाई, ये सब सहपत्र है यहाँ से यहाँ तक, और इन सहपत्रों के बीच में पाई जाती है स्त्रीदानियां। स्त्रीदानी का विकास भी, इससे पहले बताना चाहूंगा कि स्त्रीदानी के समूह में 5 तक जो आर्किगोनिया होती है और इसका परिवर्धन शीर्ष कोशिका से होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी आर्केगोनियम। और उस आर्केगोनियम इनिशियल के द्वारा निर्माण होता है स्त्रीदानी का। तो यहां देख सकते हैं स्त्रीदानी यहाँ पे बताई गई है। ये यहाँ ग्रीवा और इसका वेंटर पार्ट। ये जो डायग्राम है ये भी BR वशिष्ठ से लिया गया है। स्त्रीदानी के विकास के बाद जब एक मैच्योर जो आर्केगोनियम है
वो हमारे हमको दिखाई देती हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये एक लंबी सवृंत संरचना है, लंबी व व्यावर्तित इसमें ग्रीवा पाई जाती है, यानी ट्विस्ड व्यावर्तित ग्रीवा पाई जाती है, जो 6 उदग्र पंक्तियों की बनी होती है। यानी ध्यान से देखिए, ये पंक्ति, ये इसके पीछे 6 पंक्तियां एक गोल शेप में होती है और इसके अंदर 8 से 10 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। जो यहाँ से हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, नेक कैनाल सेल पाई जाती है इसके अंदर 8 से 10। इसके अलावा ग्रीवा के दूरस्थ छोर पर 8 या अधिक आवरण कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ग्रीवा के आधारी भाग में अंडा, नाल कोशिका व अंड कोशिका दोनों ही समान प्रकार की होती हैं। हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हमने दीक्षा में पढ़ा, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, वहां इस तरह की स्थिति होती है, थोड़ा इस तरह की, यानी हम ये विभेद कर सकते हैं कि वेंटर पार्ट कौन सा है, नेक पार्ट कौन सा है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसोरस में। लेकिन यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जो एग सेल है और वेंटर कैनाल सेल है, दोनों ही समान आकार की पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे विभेदन करना थोड़ा मुश्किल होता है और दोनों ही बिल्कुल समान दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब भी एग्जाम में डायग्राम बनाएं, आप इस तरह से सेट करें कि ये ज्यादा अंतर स्पष्ट नजर नहीं आए। तो इस तरह से यहाँ पे एक विशेषता होती है इस लीदानी की, दोनों ही समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। निषेचन से पूर्व स्त्रीदानी की ग्रीवानाल कोशिकाएं विघटित होकर श्लेष्म द्रव्य का निर्माण करती हैं। अंडदानाल कोशिका शीघ्र नष्ट नहीं होकर निषेचन के पहले ही नष्ट होती हैं और श्लेष्मा जो जल का करता है एब्जॉर्प्शन, फूल जाता है, जिसके दबाव से जो स्त्रीदानी का मुख है वो खुल जाता है और अनेक मेल गैमेट्स स्त्रीदानी में प्रवेश कर वेंटर तक पहुंचते हैं और इनमें से एक एग से एक जो एंथ्रीडियम है या मेल गैमेट्स है वो संयुक्त होकर जायगोट का निर्माण करता है। इस तरह से निषेचन की क्रिया सब में समान है और सब में एक जैसी होती है। अब हम बात करते हैं परिपक्व बीजाणुविद की संरचना के बारे में। यानी निषेचन के पश्चात जो कोशिका बनती है वो स्पोरोफिटिक पीढ़ी या बीजाणुविद प्रावस्था की पहली कोशिका होती है, जाइगोट। और जाइगोट अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति स्रावित करके ऊस्पोर में परिवर्तित हो जाता है और ऊस्पोर का जो आगे परिवर्तन है, यानी अनुप्रस्थ विभाजन, एपीबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल, उसके द्वारा एक तंतु बनता है, उसके द्वारा फिर निर्माण होता है बीजाणुविद का। अब हम केवल यहाँ बात करेंगे कि परिपक्व जो स्पोरोगोनी में किस तरह से होता है। परिपक्व बीजाणुविद में 3 मुख्य पार्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, फुट, सीटा और कैप्सूल। पहले बात करते हैं फुट की। देखिए यहाँ पे ये नीचे होता है यहाँ पे फुट, यहां से यहां तक बड़ा एवं कंदिल बेलनाकार भाग, पात्र के समान जो वेजिनुला है उसमें यह स्थापित होता है। यानी ये जो पार्ट है ये वाला, ये है वेजिनुला। यह काम करता है पोषक पदार्थों का अवशोषण और कैप्सूल को ऊंचाई पर स्थापित करता है। सीटा यहाँ पे बहुत छोटा होता है, अल्प विकसित होता है, यानी इसके स्थान पर एक सूडोपोडियम आभासी पाद पाया जाता है। सूडोपोडियम, ये देखिए आप यहाँ से और यहाँ तक का जो यह है सूडोपोडियम आभासी पाद, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा सूडोपोडियम। सूडोपोडियम आभासी पाद। अब हम बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल गोलाकार होता है तथा यंग स्टेज में कैलेप्ट्रा द्वारा परिबद्ध रहता है। कैलेप्ट्रा वह आवरण होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में तुरंत बन जाता है, उसे बोलते हैं कैलेप्ट्रा। कैप्सूल के शीर्ष पर ढक्कन के पास ओपरकुलम स्थित होता है। शीर्ष पर ओपरकुलम उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे ओपरकुलम,
ये रहा ओपरकुलम पार्ट, सॉरी ये है यहाँ पे ओपरकुलम पार्ट। ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम वलयाकार खांच के द्वारा कैप्सूल काय से संलग्न रहता है, कैप्सूल काय से संलग्न रहता है। और जो ओपरकुलम है वो खांच के द्वारा एनुलस द्वारा, एनुलस भी एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आपको, छोटी सी स्ट्रक्चर है एनुलस, ये रही एनुलस, इसके द्वारा संलग्न रहता है। कैप्सूल के केंद्रीय भाग में बंदे कोशिकाओं का बड़ा गुंबदाकार पेरेन्काइमेटस कोलुमेला स्थित होता है। ये देखिए आप यहाँ पे इसे बोलते हैं यहां से यहां तक, वो नहीं, ये वाला, ये है कोलुमेला। ये सब बंदे कोशिकाएं होती है। ज्यो ज्यो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और लास्ट में ब्रायोप्सिडा, एडवांस ब्रायोफाइट, यानी यहाँ आने के बाद में कैप्सूल के अंदर जो फर्टाइल पार्ट है वो कम हो जाता है और जो स्टेराइल पार्ट है वो बढ़ जाता है। तो कोलुमेला ही उसका प्रतिरूप है। कोलुमेला केंद्रीय भाग में होता है और कोलुमेला के जस्ट ऊपर पाया जाता है स्पोर सैक, यानी बीजाणु कोश, यानी जो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये पार्ट है यहाँ पे स्पोर सैक, बीजाणु कोश, ये वाला पार्ट है बीजाणु कोश। बीजाणु कोश में अनेक बीजाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर इलेटर्स का अभाव होता है। बीजाणु कोश के बाहर की जो वॉल है वो 3-4 स्तरीय कैप्सूल भित्ति होती है। भित्ति के सबसे बाहर बाईं स्तर अधिचर में विविधित होता है, जिसमें आर्द्र रंध्र पाए जाते हैं। भित्ति के भीतरी स्तरों की कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, परंतु अंतराकोशिक स्थानों का अभाव यहाँ पर होता है। यहाँ पर इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं, केवल स्पोर्स पाए जाते हैं जो स्पोर सैक के अंदर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक इंटरनेट से लिए गए पिक्चर्स जो कि गूगल से लिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पोर सैक के अंदर स्पोर्स का भरा हुआ और कोलुमेला जो कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना, स्यूडोपोडियम और स्पोरोगोनियम दिखा रखी है। और उसके बाद में जो बीजाणु हैं बाहर निकलते ही, और जो विधि होती है बीजाणु की वो होती है वायु विस्फोटन विधि होती है, एयर गन मैकेनिज्म होती है, उसके द्वारा बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद में उनसे निर्माण होता है बीजाणु गैमेटोफाइट का। यहाँ देखते हैं पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होता है। स्पैग्नम के जीवन में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होता है। जीवन चक्र में जो गैमेटोफिटिक फेज है वो प्रमुख अवस्था होती है। यहाँ पे देखिए यह है गैमेटोफिटिक प्रावस्था, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। और फीमेल प्लांट से बनता है स्त्रीदानिया यानी एग सेल, और मेल प्लांट से बनते हैं पुंदानिया यानी स्पर्म एंथ्रेडियम। ये हुआ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यहाँ बना एम्ब्रियो यंग स्पोरोफाइट या जायगोट ऊस्पोर, और इसके द्वारा निर्माण होता है यहाँ पे स्पोरोगोनियम का। और स्पोरोगोनियम जो होता है म्योसिस, और म्योसिस से स्पोर्स बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के बनता है प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा के द्वारा बनता है गैमेटोफाइट। ये इसका लाइफ साइकिल है। थोड़ा सा और अगर हम देखें लाइफ साइकिल इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, इनके जो कोमा जो क्षेत्र है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, यहाँ पे एग, ये एंथ्रीडियम, स्पर्म, मैनी स्पर्म, और वाटर प्रेजेंट की उपस्थिति में यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे जल की उपस्थिति में, यहाँ पे निषेचन, जायगोट का निर्माण, और जायगोट के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण, और इसके द्वारा यहाँ हुआ फिर म्योसिस। और ये स्पोर सैक में म्योसिस होते ही जो ये स्पोरोफाइट है इसमें म्योसिस, सॉरी यहाँ पे मैं म्योसिस बोल गया, यहाँ माइटोसिस है। माइटोसिस के द्वारा निर्माण हुआ यहाँ पे स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट से इसमें हुआ म्योसिस, म्योसिस के द्वारा बीजाणु का हुआ यहाँ पे डिस्पर्सल,
विस्फोटी गन विधि द्वारा और एयर गन मेथड के द्वारा इसका होता है प्रकीर्णन, और यहाँ से शुरू होती है वापस गेमेटोफिटिक फेज। ये बीजाणु जब हवा में जाएंगे और अच्छी कंडीशंस में जाके जब सोइल में जाएंगे तो वहाँ निर्माण करेंगे ये यंग गैमेटोफाइट का। इस तरह से स्पैग्नम का पूरा जीवन चक्र होता है। स्पैग्नम आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पादप में स्पंज के समान जल को सोखने की क्षमता होती है। अपने शुष्क भार से 200 गुना अधिक जल धारण कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग पौधशालाओं में होता है, बीजों की कारियों में होता है, कलमों के रोपण में होता है, शुष्क मृदा में नमी बनाए रखने में इसका उपयोग किया जाता है। स्पैग्नम जो पीठ है वो मुलायम होते हैं, इसलिए इनका काम होता है कांच की वस्तुओं को पैक करने में, पार्सल में इनका उपयोग किया जाता है। यूरोपियन देशों में पीठ को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पीठ कोयले का स्रोत है और इसके अलावा स्पैग्नम में निर्जलीकरण का गुण भी पाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग कॉटन के स्थान पर भी किया गया था। और स्पैग्नम इकोलॉजिकल विजन से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दलदल का निर्माण करता है और जिसमें मृदा में कठोरता आ जाती है। इसके अलावा ये अन्य वृक्षों को भी आधार प्रदान करता है, क्योंकि जहाँ पे भूमि जल निगमन होती है वहाँ पे स्पैग्नम होता है और वो दलदल का निर्माण करते ही वहाँ पे भी मृदा कठोर हो जाती है। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हमने निम्न का सहारा लिया है: अपुष्पोद्वी विविधताएं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पैलियोबोटनी, त्रिवेदी शर्मा गणकंठ की किताब का, वर्मा गेना चौधरी साहब की किताब का, इसके अलावा सिंह पांडे जैन रस्तोगी पब्लिकेशंस की किताबों का, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सतीश कुमार प्रगति प्रकाशन, बॉटनी ऑफ डिग्री स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा, BR वशिष्ठ, एच चांद कंपनी नई दिल्ली। इसके अलावा कुछ इमेजेस हैं, कुछ कंटेंट हैं, वो गूगल विकिपीडिया से, गूगल कंटेंट से, गूगल इमेज से लिए गए हैं। सबका इनको रेफरेंस दिया गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।